Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Afternoon. कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग ने जो कैसे एस्टिमेट किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, cost of capital refers to minimum rate of return a firm must earn on its investments so that the market value of company's equity shares does not fall. ठीक है, वो एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो एक कंपनी को अर्न करना ही है। कभी भी जब भी कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब उनको फंड रेज करना होता है तो अलग अलग सोर्सेज हैं जिधर वो जिन सोर्सेज की हेल्प से वो फंड को रेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर इक्विटी है, वहाँ पर डेट है, वहाँ पे शेयर्स हैं, प्रेफरेंस है। ठीक है, तो अभी वहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं कि भाई वो फंड रेज करने पे उस कंपनी की कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनको डिविडेंड देना होता है, और फिर उसके बाद अगर मैं डिवेंचर्स की बात करूं, अगर डेट की बात करूं तो उधर इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना होता है। तो वही यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको, इंडिविजुअली हर एक सोर्स का पहले कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डेट हो या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमको सबको ऐड करना होगा। तो हम लोग ने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ लिया था। एक सेकंड, हाँ, कॉस्ट ऑफ डेट आपका हो गया था। उसमें मेरे ख्याल से, Yes, हाँ, sir. उसमें शायद अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने रिवाइज भी करा दिया था, एक्सरसाइजेस भी करवा दिए थे कैसे कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा अच्छा, अभी एक चीज बची हुई है कॉस्ट ऑफ डेट में, रिडीमेबल डेट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो भी डिवेंचर्स हैं, डेट है, बॉन्ड है, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो रिडीमेबल या तो इरिडीमेबल। कोई एक्सप्लेन कर सकता है रिडीमेबल डेट या डिवेंचर्स से मतलब क्या है? सर जो डेट कैश में कन्वर्ट हो जाए whenever we require तो वो रिडीमेबल होते हैं, और जो एक जिस भी टाइम पीरियड के लिए इशू हुए हैं उसके बाद ही रिडीम होंगे तो वो इरिडीमेबल होते हैं। नहीं 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 नहीं, रिडीमेबल जो कभी भी उसको आप रिडीम कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है, यस सर। सॉरी, जब वो सॉरी रिडीमेबल जो मतलब जो एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम के बाद वो मेच्योर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं। जब जैसे सपोज 10 साल का बॉन्ड है, 10 साल का डिवेंचर है, तो आफ्टर 10 ईयर्स आप उसको रिडीम कर सकते हो। उसका मतलब वो रिडीमेबल डिवेंचर है। इरिडीमेबल जिसको आप कभी भी वो मेच्योर नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा जब तक वो कंपनी है, जब तक वो कंपनी चल रही है, तब तक वो बॉन्ड जो है आप रिडीम नहीं कर सकते। आपको हर साल इन्वेस्टर जो होगा उसको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, जब सपोज कंपनी वाइंड अप हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो अभी फिर उसको फिर जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी बॉन्ड की, डिवेंचर की, फिर वो इन्वेस्टर को वो पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसके पहले नहीं। यस सर। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है, अ डिबेंचर और अ बॉन्ड। मैंने पहले ही बताया डिबेंचर और बॉन्ड मतलब सेम चीज है। ठीक है, अगर कहीं बॉन्ड यूज हो रहा है या कहीं डिबेंचर हो रहा है तो आप एक ही चीज मानोगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अ डिबेंचर और ए बॉन्ड इशूड टू रिडीम्ड after a certain period during the lifetime of a firm is known as a redeemable debts. The cost of redeemable debt issued at discount or premium is calculated as follows. ठीक है, अभी आप लोग को जो कॉस्ट निकालते हैं रिडीमेबल डेट की, तो उसके अगर वो रिडीमेबल जो डिवेंचर्स है, वो बॉन्ड है, वो अगर डिस्काउंट पे इशू किया गया है या प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस तरह से उस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला इस तरह से है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट 1 - टी, ये हम लोग पहले भी करते आए हुए हैं। ठीक है, ब्रैकेट में आई से मतलब है इंटरेस्ट, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स टू मेच्योरिटी।
एन से मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी। सपोज 10 साल का है तो एन आपका 10 हो जाएगा, 15 साल का है तो एन आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी इंटू एफ माइनस पी। एफ से मतलब है फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड, और पी से मतलब है इशू प्राइस। जिस सपोज डिस्काउंट पे इशू किया गया या प्रीमियम पे इशू किया गया, तो फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू एफ प्लस पी। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला कॉस्ट कैलकुलेट करने का, रिडीमेबल डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके, सर ये F माइनस P एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। एफ मतलब जो फेस वैल्यू है। ठीक है, सपोज कोई बॉन्ड है, मैंने बोला कि बॉन्ड 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, उसको डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया, तो इसका मतलब इशू प्राइस कितना होगा आफ्टर डिस्काउंट, मतलब 10%, अगर 1 लाख में 10% माइनस कर दो तो 90,000 उसका इशू प्राइस हो गया, और फेस वैल्यू आपका 1 लाख 1 लाख रुपए होगा। ठीक है, सर तो यहाँ पे सर 1 लाख माइनस 10,000 करके 90,000 आएगा, नहीं नहीं तो नहीं 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 लिखेंगे वैसे। नहीं 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 नहीं, एफ मतलब फेस वैल्यू यानी 1 लाख, माइनस पी यस। मतलब कि 90,000 यानी 10,000 रुपए। ठीक है, 1 लाख अच्छा सर, माइनस नाइन्टी ठीक है सर। थाउजेंड ओके। यस सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अ कंपनी इशूड 5 लाख 10% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन से क्या मतलब है, 5 लाख रुपए का जो भी डिवेंचर है, बॉन्ड है, इंटरेस्ट 10% है, डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, कितना डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। ओके, ठीक है, 5% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट टू 15,000, यानी कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आपका 15,000 रुपए है। द कॉस्ट डिवेंचर्स आर इरिडीमेबल, सॉरी रिडीमेबल आफ्टर 5 years, सॉरी द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। तो जो डिवेंचर है वो आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद वो रिडीम किया जा सकता है। द टैक्स रेट इज 50% कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट। तो आपको वही फॉर्मूले पे आपको रख देना है, जैसे जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस टी यानी कि 1 माइनस 0.50 यानी 50% टैक्स जो है आपका, ब्रैकेट में 50,000 इंटरेस्ट। 50,000 इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, 10% डिवेंचर है, फेस वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो वो हो जाएगा आपका 50,000 प्लस 1/5 यानी कि 1/n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स 5 years। ओके, ब्रैकेट में एफ माइनस टी, एफ माइनस एफ क्या है, फेस वैल्यू 5 लाख, और लेकिन जो इशू प्राइस, इशू जो वैल्यू है वो है यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू किया गया है, यानी 5 लाख माइनस 5%। ओके, तो 5 लाख माइनस 5% एंड माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, दोनों चीजें होंगी ना। अगर हम लोग इशू प्राइस की बात करें या हम रियलाइज्ड मनी की बात करते हैं, तो वो कितना होगा, आपने 5 लाख रुपए का फेस वैल्यू था स्टॉक का, एक सेकंड में करके बताता हूँ। ठीक है, इधर करते हैं। जो फेस वैल्यू है वो है 5 लाख माइनस 5%। 5% कितना होगा, 5 लाख का 5% कितना होगा, 25,000 सर। 25,000 25,000। 25,000। 25,000 उसके बाद फिर माइनस और करेंगे, कितना करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट 15,000। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4,60,000। 60,000। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका 4,60,000 आ गया, डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 5 लाख प्लस 4,60,000, मतलब अभी एफ प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका रेट आ जाएगा 0.0604, या फिर इसको बोल सकते हैं 6.04%। ठीक है, इसमें किसी सर को, जो आपने 25,000 लिखा था वो एक बार बता दीजिए।
25,000 है। देखो जो पहली लाइन यहाँ पर जो दी गई है, अ कंपनी इशूड 5 लाख 10% डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5%, तो वो डिस्काउंट है 5% का, ठीक है। अभी हम लोग को ओके पी से मतलब क्या है यहाँ पर, जो इशू प्राइस है, या हम बोल सकते हैं रियलाइज्ड मनी, ठीक है, जितने पैसे उस कंपनी को मिल रहे हैं डेट इशू करने के लिए, डिवेंचर्स इशू करने के लिए। 5 लाख रुपए फेस वैल्यू है, मगर उसको वो डिस्काउंट दे रहा है 5% का, और साथ में फ्लोटेशन कॉस्ट भी उसको देना पड़ रहा है। तो 5% वही है आपका 25,000, यानी कि 5% है, और 15,000 आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है। दोनों माइनस करने के बाद आपका रियलाइज मनी हो जाएगा 4,60,000। तो ये कुछ ज्यादा ही जीरो होगा इसमें। सर अगर सर ओरिजिनल वैल्यू पे हम लोग कोई डिबेंचर इशू करते हैं तो सर वो तो फेस वैल्यू और उसकी सर जो प्रेजेंट वैल्यू है सर, मतलब इशू प्राइस है, वो तो सेम हो जाएगा, फिर क्या होगा सर? क्या क्या सर अगर हम डिबेंचर को ना डिस्काउंट पे ना प्रीमियम पे, अगर सर ओरिजिनल वैल्यू पे हम लोग इशू हाँ करते हाँ हैं, हाँ हाँ। सर उस कंडीशन में तो सर ये दोनों इक्वल हो हाँ, जाएंगे सर, मैंने मतलब अभी जीरो देखो, हो अभी जाएंगे। अभी मैंने क्या बताया था, अभी देखो, अभी जब मैंने पिछली साइड देखो जरा, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अ डिवेंचर और बॉन्ड इशूड टू बी रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फर्म नोन एज रिडीमेबल, द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट इशूड एट डिस्काउंट और प्रीमियम इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मतलब कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि रिडीमेबल डिवेंचर्स जो कि डिस्काउंट और प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं, उनके लिए फॉर्मूला ये होगा। अगर रिडीमेबल आपका बॉन्ड या डिवेंचर है, तो आप पहले और उसमें उसको एट पार उसको इशू किया जा रहा है, मतलब कोई डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं दिया जा रहा है, तो आप जैसे पहले वाला जो फॉर्मूला था उसी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सर जैसे हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते थे वैसे ही। हाँ, जैसे नॉर्मल जो पहले वाला जो फॉर्मूला था उस तरह से हमको उसको कैलकुलेट करना होगा। वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको F माइनस पी चाहिए, यानी कि फेस वैल्यू और इशूड प्राइस, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एट पार इशू कर रहे हो तो दोनों चीजें सेम होंगे, ठीक है। सर इशू प्राइस और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? इशू प्राइस से मतलब है जिस प्राइस पे इशू किया जा रहा है डिवेंचर्स को, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपका जो भी डिवेंचर है वो 3 तरह से इशू किए जा सकते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, ठीक है। एट पार किया तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों बराबर होगा, यानी 1 लाख रुपए का डिवेंचर है, 1 लाख रुपए का में इशू कर दिया गया, ठीक है। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, सपोज 10% डिस्काउंट पे इशू कर दिया, ठीक है। वैल्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन उसको 10% पे डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, तो 90,000 ही तो मिलेंगे। इशू प्राइस कितना होगा, 90,000 रुपीज। इसी तरह प्रीमियम पर भी इशू किए जाते हैं, सपोज 10% प्रीमियम पे इशू किया जा गया तो इशू प्राइस 1,10,000 हो जाएगा, फेस वैल्यू 1 लाख, ठीक है। ओके सर। तो ये आपको इस यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का की कंडीशन यही है, एक तो रिडीमेबल बॉन्ड, रिडीमेबल डिवेंचर होने चाहिए। दूसरी चीज है यहाँ पर वो बॉन्ड, वो डिवेंचर प्रीमियम पर या तो फिर डिस्काउंट पर इशू किए जाने चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो ही सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास आपको नंबर ऑफ इयर्स भी चाहिए होंगे, आपको एफ और पी की वैल्यू भी पता होना चाहिए, तभी ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। सर यहाँ टाइम को पॉइंट में क्यों लिखा है, 0.550 क्यों लिखा है? टाइम को नहीं है, वो टैक्स है, 1 टैक्स रेट, यस सर, यस सर, 50% टैक्स रेट है ना, तो वो 0.5 लिखा हुआ यस सर। है। ये दूसरा क्वेश्चन है, अ फर्म इशूज डिवेंचर्स of 1 lakh and realizes 98,000 after allowing 2% commission to brokers. The debentures carry an interest of 10%. The debenture are due for maturity at the end of 10th year. You are required to calculate effective cost of debt before tax
एंड आफ्टर टैक्स दोनों कैलकुलेट करो, ठीक है। यहाँ पे बिफोर टैक्स बोला नहीं, दोनों देखो। डिवेंचर्स के केस में हमेशा जो है हम लोग टैक्स को कंसीडर करते ही करते हैं। यहाँ पे टैक्स दिया गया है कि नहीं? अच्छा, टैक्स रेट दिया भी नहीं गया है। ओके, ठीक है, चलिए बिफोर टैक्स कैलकुलेट करिए। मैं फॉर्मूला एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कभी कभी ये हो सकता है क्वेश्चन में क्या पूछ ले, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों रेट पूछ ले, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डिवेंचर्स के केस में हम लोग टैक्स को कंसीडर करते ही हैं। बाकी जो सोर्सेज है जैसे आप इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, उधर हम लोग टैक्स को कंसीडर नहीं करते। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ऐसा होता क्यों है। क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन आप लोग का फ्राइडे को क्विज है क्या स्केड्यूल? यस सर। ओके, यानी मुझे कल क्लास लेनी पड़ेगी इसका, ठीक है। अच्छा, 1 - t को हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बिना उस मतलब 1 - t तो है ही नहीं, टैक्स रेट दिया नहीं गया है। आपसे ये पूछा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है बिफोर टैक्स, तो 1 - t वाला पार्ट हटा दीजिए, बाकी का जो फॉर्मूला है उसमें आप लोग को अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट यहाँ पर दिया नहीं गया क्वेश्चन में। एफ आपका 1 लाख, 1 लाख रुपए आपका एफ है फेस वैल्यू, और एफ इशू प्राइस यानी पी आपका हो जाएगा यहाँ पर 98,000, इंटरेस्ट 10,000, 10% यानी कि 10,000, और एन यानी कि एन आपका है नंबर ऑफ ईयर्स टोटल 10। ओके, सर 0.40%। 40%, इतना ज्यादा? सर पॉइंट 40। 0.40 40% ही सर होगा। 9.89। कुछ और ही आ रहा मेरा तो। 10.30, ओके, सर 9.89। 10.30 ये आंसर है। देखिए इसी तरह आप लोगों ने किया है कि नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया यस है सर। 10,000 आपका इंटरेस्ट हो गया, यहाँ आर लिखा हुआ वो आई होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 10,000 आपका इंटरेस्ट है, प्लस
एफ यानी कि फेस वैल्यू 1 लाख माइनस 98,000, ओके, और 1 अपॉन एन या डिवाइड कर दो 10 से, बात एक ही है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड कर दिया इसको, और सेम चीज नीचे ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 10.30 आ रही है। देखो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, देखिए तो साइन कैलकुलेशन गलत हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं कुछ। और नीचे देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने एज्यूम किया है कि टैक्स रेट 55% होता है, तो उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में 4.64% आपका कॉस्ट ऑफ डेट होगा। देखिए एक बार फिर से कैलकुलेट करके, अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो फिर से मैं बताऊं। सर ये फॉर्मूले में आर की क्या वैल्यू है, मतलब आर कैसे आया, आई आर था। मैंने बोला कि आर वो गलत है, मतलब आई है इंटरेस्ट, वो आर मेरे ख्याल से वो मिस्टेक है, आर नहीं होना चाहिए, वो आई, आई मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। 10,000 इंटरेस्ट है ना, 1 लाख रुपए आपके फेस वैल्यू है, 10% आपका इंटरेस्ट है, यानी 10% ऑफ 1,10,000 रुपीज। आ गया सर। आ गया, ओके, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था यहाँ पे, वही फॉर्मूले पे देखिए रख दिया, ये इसमें आई है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। बाकी सेकंड पार्ट में देखो वही चीज मैंने की हुई है, यहाँ पर जो भी आंसर आया 10.30, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है टैक्स, ठीक है, टैक्स से, यानी कि 1 - t, यही तो हम लोग करते हैं, टैक्स अगर आपका दिया होता है क्वेश्चन में तो क्या करते हैं, 1 - t, ठीक है। तो 1 - t यानी कि 1 - 0.55, 55% टैक्स रेट है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.64%। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 4.64%। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा, अभी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, कोई बता सकता है प्रेफरेंस जो शेयर्स होते हैं वो कैसे अलग होंगे बॉन्ड या डिवेंचर से, या फिर आपके इक्विटी शेयर से, कोई बता सकता है? वैसे सब कुछ दिया ही गया है यहाँ पर। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, सबसे पहले नहीं इक्विटी। किया जाता, नहीं बिल्कुल नहीं, सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं पेमेंट किया जाता। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जा सकता है, ये बोल यस सर, सकते, यस सर। लेकिन ये नहीं तो बोल सकते इक्विटी कि शेयर सबसे होल्डर पहले, पहले। हाँ, सबसे डेट्स का पेमेंट करने के बाद सबसे पहले बिल्कुल, प्रेफरेंस को मिलता है, बिल्कुल इक्विटी सही, के बाद। बिल्कुल सही। जो डेट है, जो आपके डेट्स हैं कंपनी के, उनको पहले पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद अगर प्रॉफिट बच रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, उसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। तो अब अभी डिफरेंस क्या है बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स में? तो भाई देखो, अगर मेरा कोई, मैंने लोन ले रखा है तो मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपको डिविडेंड देना है उस कंडीशन में जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रेट फिक्स होते हैं, इनके रेट फिक्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर में वहां पे कोई रेट फिक्स नहीं होता, वो बचा हुआ जितना भी प्रॉफिट है सब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है। तो on preference share a fixed rate of dividend is paid, though as far as dividend is concerned there is no legal bindings on board of directors to pay dividend, but if any dividend is paid then it is to be paid to the preference shareholders first। ठीक है, यहाँ पर यही बोला कोई लीगल बाइंडिंग, मतलब कि अगर डिविडेंड पे किया जा रहा है तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही पे करेंगे। अगर लॉस हो रहा है कंपनी को तो उस कंडीशन में थोड़ी ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। और यहाँ भी बहुत अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। कुछ होते हैं जिनका जैसे सपोज किसी ईयर कंपनी को लॉस हो रहा है तो फिर उनका जो भी
डिविडेंड होता है वो अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए वो ड्यू हो जाएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट ईयर फिर मिलने के लिए, कि अगर नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में वो डिविडेंड उनको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो वही अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं उसमें नई उसको वहीं पर जो है क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये चीज है देखने वाले कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वहां पे फिक्स रेट ऑफ जो है फिक्स रेट होता है डिविडेंड का, और आफ्टर जब भी हम लोग बॉन्ड जो भी डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद जो पहले जो सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। ओके, normally the dividend payable to preference shareholders is to be treated as cost of preference shares capital. It is computed as follow। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू, ठीक है, बिल्कुल आसान है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल जो है कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। ओके, द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज गिवन आफ्टर टैक्स, ठीक है। हाँ देखिए ये रीजन बता दिया गया, जो चीज मैं बोल रहा था बाद में बताऊंगा, मगर यहाँ पे पहले ही बता दिया, चलिए बता दिया गया तो अच्छी बात है। यहाँ पर ये बोला गया है कि क्योंकि डिविडेंड जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स दिया जाता है, ठीक है, एंड हेंस नो एडजस्टमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी रिगार्डिंग ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस। इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं रिगार्डिंग टैक्सेस, क्योंकि टैक्स देने के बाद कंपनी फिर डिविडेंड देती है जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन बॉन्ड के केस में या डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम लोग वहां पे पहले टैक्स माइनस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है, XYZ and company issues 20,000 12% preference shares of 100 each at par। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि अच्छा ये बताइए ऐसा क्यों है, जैसे यहाँ पे दिया गया है द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज गिवन आफ्टर टैक्स, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं बिफोर टैक्स, तभी हम लोग उसको बाद में एडजस्ट करना पड़ता है टैक्स को, ठीक है, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, कोई बता सकता है? मतलब इंटरेस्ट वॉइस चली गई थी। हम्म क्या सर आपकी वॉइस चली गई थी बीच में। वॉइस चली गई थी मेरी? ओके अच्छा मैं ये पूछ रहा था, जैसे यहाँ पर दिया गया है द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज गिवन आफ्टर टैक्स एंड हेंस नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिगार्डिंग ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, आ रहा है समझ में? मतलब कि जो भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स, मतलब पहले कंपनी अपनी सारी इनकम निकालेगी, उसके बाद उसको टैक्स उसमें से माइनस करते हैं, फिर जो बचता है फिर वो डिविडेंड देते हैं, यही मतलब हुआ ना इसका। तो मगर जो डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड हैं, उनको इंटरेस्ट देते टाइम कंपनी जो है उस समय इंटरेस्ट जो है टैक्स बिफोर टैक्स वो सारा पेमेंट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है, वो आपके एक्सपेंडिचर्स है, ये आपकी इनकम है, कंपनी की इनकम है, इसमें से वो, क्योंकि आपके जो शेयर होल्डर्स है आपके ओनर होते हैं, उनको इनकम से मिलेगा, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ बॉन्ड पे, डेट पे, तो वो मेरे एक्सपेंडिचर्स है, मैं अपने एक्सपेंडिचर्स माइनस करने के बाद फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी इनकम कितनी हो रही है, अब ये जब बचा हुआ पैसा है ये मेरे शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, ठीक है। मैं उस इंटरेस्ट पे करूंगा, उसके बाद मैं टैक्स पे करूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो फिर शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। ऐसा समझ में रीजन इसके पीछे? यस सर। ठीक है, इसीलिए हम लोग कॉस्ट और इक्विटी के जो हमारे शेयर्स इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हम लोग टैक्स को एडजस्टमेंट टैक्स का नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ही टैक्स पे कर चुके होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, XYZ एंड कंपनी इशूज 20,000 प्रेफरेंस 12% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि जो फेस वैल्यू है वो 20,000 रुपए है, और 12% यानी 12% डिविडेंड रेट जो है 12% है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस
कैपिटल। ये तो यार दिख रहा है 12%, जो बोल दिया तो 12% ही होगा। क्योंकि ये जो है, जो इश्यू किया जा रहा है वो कोई डिस्काउंट पे भी नहीं है, प्रीमियम पे भी नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, 12% दे ही दिया गया प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो आपका 12% ही होगा। यानी कि 12% ऑफ, देखिए 20,000 आपका 20,000, अच्छा ये क्वांटिटी बताई गई है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्वांटिटी बताई गई है, ठीक है। शेयर्स ऑफ 100 इच, यानी 20,000 टोटल क्वांटिटी है, टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 है, और हर एक का प्राइस है 100 रुपीज, यानी 20,000 इंटू 100, ठीक है। एक सेकंड मैं करके बताता हूँ। 20,000 आपकी क्वांटिटी है इंटू 100, यानी कि 20 लाख, ठीक है। 20 लाख रुपए टोटल जो वैल्यू आई आपके प्रेफरेंस शेयर्स की, वो 20 लैक्स। 20 लैक्स का जो आपका इंटरेस्ट है वो है 12%, 12%, ठीक है। 20 लाख का 12% आपका आ जाएगा 2,40,000। तो ये 2,40,000 यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है, यानी डिविडेंड, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड। यहाँ पे 2,40,000 ये आपका डिविडेंड दिया गया, डिवाइडेड बाई 20 लाख जो फेस वैल्यू है, इनटू 100 कर दिया तो परसेंटेज में आ जाएगा 12%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए, हाँ दिया गया एट पार, एट अ प्रीमियम एंड एट अ डिस्काउंट, तीनों तरीके से ये इशू किया जा रहा है, ठीक है। सर इसमें भी क्वांटिटी दी है ना? क्वांटिटी, हाँ करेक्ट, इसमें यहाँ भी क्वांटिटी ही दी गई है। A company issues 10,000 10% preference shares of 100 each. Cost of issue is 2 rupees per share. ठीक है, कैलकुलेट, वही चीज यहाँ पे रियलाइज्ड जो मनी है उसकी पहले वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पहले एट पार है, तो एट पार अगर है तो यानी 10,000, 10,000 यानी कि 100 रुपीज 10 पूरे लाख। पूरे पे, हाँ पूरे पूरे पर इशू किया गया, ठीक है, पूरे पूरा मिल गया, लेकिन उसमें से आपको ये जो कॉस्ट ऑफ इशू है वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, रियलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद प्रीमियम पे भी इशू किया गया है और डिस्काउंट पे भी इशू किया गया है। लेकिन जो डिविडेंड है वो हमेशा कितना होगा, 10% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि 10 कितना है, 10 लाख, 1 10% लाख। ऑफ, हाँ 10% ऑफ 10 लाख, यानी 1 लाख, 1 लाख 1 लाख। रुपए आपका डिविडेंड होगा। अभी ये देख, ठीक है, एट पार, एट अ प्रीमियम एंड एट अ डिस्काउंट, तीनों का कैलकुलेट करिए। सर एट प्रीमियम में डिविडेंड में कोई चेंजेस आएंगे? डिविडेंड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डिविडेंड हमेशा आपका 1 लाख ही रहेगा। जैसे बॉन्ड के केस में होता था, इंटरेस्ट सेम होता था, वैसे ही यहाँ यस पर। ओके सर।
सर 10.2 आएगा फर्स्ट का सर एट पार पे 10.2 सर ठीक है, 10.2 10.2 करेक्ट। ये पूरा देखिए कैलकुलेट किया गया है। डन। देखिए हर जगह डिविडेंड आपका सेम है 1 लाख, ठीक है। बस आपका जो भी नेट प्रोसीड है या फिर रियलाइज्ड जो वैल्यू है वहाँ पर आपको अलग दिख रहा होगा, ठीक है। एट पार है, देखिए हर जगह सबसे पहले तो जो कॉस्ट लग रही है इशू करने का, जो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने की जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी है, 2 रुपीज पर शेयर, यानी कि करीब 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। ये तो हर कंडीशन में आपको माइनस करना है, ठीक है। चाहे वो एट पार इशू किया जा रहा है, चाहे एट प्रीमियम है या फिर एट डिस्काउंट है। तो 10 लाख माइनस 20,000 वो तो जो होगा ही होगा। उसके बाद अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीमियम कितना है 10%, ठीक है। और डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो 50,000 50,000 रुपीज जो आपका डिस्काउंट है, यानी कि 5% ऑफ 10 लाख, वो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप लोग। डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, आपका जो फर्स्ट कंडीशन है, जब एट पार इशू किया जा रहा है तो वहां पर आंसर है 10.2%। जब प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो आंसर है 9.26%। जब डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है उस कंडीशन में जो आंसर है वो है 10.75%। अगर किसी का आंसर इससे अलग है तो बताए मुझे, वरना ठीक है। या किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो लगभग फॉर्मूला लगभग वैसा ही है ये भी। जब आप कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, मतलब सब कुछ वैसा ही है। मतलब रिडीमेबल मतलब कि जिस ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसको रिडीम किया जा सकता है। वैसे नॉर्मली जो शेयर्स होते हैं वो उनको रिडीम नहीं किया जा सकता, उनकी ट्रेडिंग तो होती है लेकिन वो नॉर्मली वो परपेचुअल होते हैं, मतलब हमेशा वो चलते रहते हैं, जब तक कंपनी चलती है तब तक वो चलते रहते हैं। जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं वैसे ही होते हैं। आप उसको ट्रेड कर सकते हो, तभी तो जो मार्केट होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है।